जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेस्ट साथी में। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने जो है हड़प्पा काल से शुरू करते हुए हम जो है कल के सेशन में गुप्त काल पढ़ा था और काफ़ी डिटेल से हमने देखा था कि गुप्त काल के जितने सारे डायमेंशन हो सकते हैं। काफ़ी लंबा चैप्टर था, 1.5 घंटा से ज़्यादा ऊपर हो गया था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग पहले से ही बता रहा हूँ आपको कि जिस चैप्टर में मुझे जहाँ लगेगा कि ज़्यादा वेटेज है, इसकी यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावनाएं रहती है किसी भी एग्जाम में, वहाँ मैं खुद ही खुद आपको जो है ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। अब इससे पहले हमने देखा था कि एक ही दिन में मौर्योत्तर काल के 5-6 चैप्टर हमने फिनिश कर दिए थे, 7 चैप्टर फिनिश किया था उस दिन। तो मुझे लगा वहाँ पर कम पढ़ने की ज़रूरत है, काफ़ी अनुभव रहा है मेरा इस सब एग्जामों में। तो मुझे पता है कि इस समय काफ़ी एग्जाम में जो है काफ़ी कहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो गुप्त काल था, ये इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना रहती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट था, है ना। कल के सेशन में हम लोगों ने गुप्त काल को फिनिश कर लिया था और हमने बताया था कि गुप्त काल के बाद हम लोग गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे और गुप्तोत्तर काल हमारा जो है प्राचीन इतिहास का अंतिम चैप्टर होगा, है ना। तो आज का सेशन जो है हमारा प्राचीन इतिहास का अंतिम डे है। कल से हम लोग जो है मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग जो है उसके दो भाग हैं। एक तो है पूर्व मध्यकाल जो 700 से 1200 ईस्वी तक का आता है काल, है ना। और 1200 ईस्वी से बाद के जो काल हैं, है ना, मॉडर्न इतिहास शुरू होने से पहले 1857 या फिर अंग्रेजों के आगमन तक, वो होता है मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल दोनों एक साथ कंबाइन करके हम लोग कल से अरब आक्रमण जहाँ से शुरू होता है तहाँ से लेकर के फिर जो मुस्लिम आक्रमणकारी के जो बाद की जो सत्ता स्थापित होती है हम लोग कल से शुरू करेंगे, उसमें मध्यकाल होगा। फिलहाल हम लोग आज के सेशन में जो है कुल मिला के ये आप लोग देख सकते हैं, हम गुप्तोत्तर काल पढ़ने वाले हैं। गुप्तोत्तर काल, ये गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो साम्राज्य स्थापित हुआ था उसे गुप्तोत्तर काल कहा जाता है। गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अलग अलग जो है, जैसे हमने देखा था मौर्योत्तर काल में एक जब बड़ा सा साम्राज्य विघटित हुआ था, हमने देखा था एक जब बड़ा साम्राज्य विघटित हो जाता है तो कई सारे देश में छोटे छोटे राज्य जो है स्थापित हो जाते हैं और यहाँ पर चीज़ों को समेटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर तो एक ही साम्राज्य रहता है तो इसके बारे में पढ़ना आसान होता है, लेकिन इसके पतन के बाद जब बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित हो जाते हैं ना, तो उसको पढ़ना काफी मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है, सबसे पहले तो इसके टाइम पीरियड को लेकर के होता है विभेदन, क्योंकि सारे राजवंश एक वर्ष एक समान रूप से शासन तो करता नहीं है कि एक वंश की समाप्ति के बाद दूसरा वंश आता है। जैसे कि सल्तनत काल में देखा था आपने, एक के बाद एक पूरे देश में एक ही सत्ता थी ना। सल्तनत काल के बाद मुगल काल आया, उसमें सम्राट अकबर के बाद दूसरा शासक आया जहांगीर, फिर वो, है ना। इस तरह ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर एक ही साथ पैरेलल में देश के उत्तर भाग में कोई दूसरा साम्राज्य वंश शासन कर रहा था तो दक्षिण में कोई दूसरा वंश शासन कर रहा था, और देश के जो पश्चिम भाग थे वहां पर कोई तीसरा वंश शासन कर रहा था। तो एक साथ पैरेलल में बहुत सारे वंश शासन कर रहे थे, तो यहाँ पर चीज़ों को समेटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि यहाँ से चीज़ें पूछी कम जाती है। यहाँ से आपको केवल 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो वो जो वंश है उसका नाम याद रखना है, इस वंश के संस्थापक कौन है ये याद रखना है, ठीक है। इस वंश के जो है संस्थापक हो गए। संस्थापक के बाद आपको याद रखना है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था, है ना। अंतिम शासक, कभी कभी इस वंश में, यदि सभी वंश में लगभग एक ना एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं, तो इस महत्वपूर्ण शासक के बारे में कुछ याद रखनी है। और हो सकता है तो आपको इसके कालक्रम को भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इसे वंशों को क्रम अनुसार सजाने के लिए दे देता है, उसे ऑर्डर लगाने के लिए दे देता है कि किस किस वंश ने, इस वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था, फिर उसके बाद कौन सा वंश आया था। तो कुल मिला के यही चीज आपको पढ़ना है, वंश, उसके संस्थापक यानी कि पहले शासक कौन है और उस वंश के अंतिम शासक कौन है, उस वंश में जो सबसे फेमस, जो सबसे महत्वपूर्ण शासन हुए थे शासक। जैसे कि आप पूरे के पूरे वर्धन वंश में एक ही महत्वपूर्ण शासक हुआ था, वो है हर्षवर्धन, है ना। फिर उसके चालुक्य वंश में देख रहे हो जितने सारे चालुक्य वंश है उसमें एक ही वंश शासक हुआ था जो महत्वपूर्ण है, वो है पुलकेशिन द्वितीय, है ना। तो एक वंश में एक ही शासक, पूरे वर्धन वंश में एक ही चीज पढ़ना है और वो है हर्षवर्धन के शासन। और दूसरा चालुक्य वंश में पूरे चैप्टर में एक ही वंश जो शासक है उसके बारे में पढ़ना है, वो है पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है।
तो ऐसे ही सभी जो हैं जितने सारे वंश हैं उसमें एक ना एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे। और हो सकता है तो इसके बारे में कालक्रम का जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऑर्डर के रूप में सजाने के लिए आपको ये दे देगा, तो फिर आप वहां पर यदि याद नहीं है तो काफी मुश्किल में फंस जाओगे, है ना। तो हम आज के सेशन में जो है जितने सारे चैप्टर पढ़ेंगे उस सभी चैप्टर में आप लोग ये ढूंढने की कोशिश करोगे, और इतने ही डायमेंशन जितने सारे आपने देखा था सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति, वो सब बड़े चैप्टर के लिए, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक वैदिक मौर्य काल गुप्त काल, इन सभी चीज के लिए वो चीज लागू होता है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जहां भी मुझे लगता है वहां पर मैंने शामिल किया है इस चीजों को, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग जो है गुप्तोत्तर काल में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के बारे में, इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, ठीक है, वर्धन वंश। दूसरा हमारा वंश होगा मौखरी वंश। दूसरा हमारा होगा मौखरी वंश। तीसरा वंश होगा हमारा वकाटक वंश। वकाटक वंश। अगला हमारा होगा चालुक्य वंश। और इसी समय हम लोग संगम साहित्य के बारे में भी पढ़ेंगे, संगम काल, ठीक है ना। संगम काल, संगम काल में ये देखिए 3 राजवंश है। एक राजवंश तो है चेर राजवंश, दूसरा है चोल, और तीसरा राजवंश है पांड्य राजवंश, ठीक है। ये 3 हो गए। इन सभी वंश के अलावे जो है यहाँ पर कदम्ब वंश ने भी शासन किया था, और कदम्ब राजवंश के बाद जो है यहाँ पर अब देखने को मिलेगा यहाँ पर पल्लव राजवंश भी है। पल्लव राजवंश ने भी यहाँ पर शासन किया था। पल्लव राजवंश और ये कदम्ब राजवंश जो है यहाँ पर मैं स्कैप करने वाला हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पल्लव राजवंश और कदम्ब राजवंश जो है, पल्लव राजवंश ये आर्ट एंड कल्चर में काफी महत्वपूर्ण है। इन लोगों ने वास्तुकला के क्षेत्र में, पल्लव राजवंश ने जो है एक मंदिर निर्माण की एक अलग शैली विकसित की थी, ठीक है। तो हम लोग उसे उसमें पढ़ेंगे, पल्लव राजवंश की जो है कला और संस्कृति वाला जो चैप्टर होगा हमारा, वहां पर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जितने सारे जिसके महेंद्र वर्मन है, नरसिंह वर्मन है, पल्लव राजवंश के जितने सारे शासक हैं, इन्होंने जितने सारे राजवंश हुए सबने अपनी एक मंदिर निर्माण की शैली विकसित कर ली थी। तो जो भी कुछ योगदान है इस चैप्टर का, वो केवल और केवल वास्तुकला के क्षेत्र में ही योगदान है, उससे बाहर कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके ज्यादातर विजय अभियान नहीं है, कुछ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में ज्यादातर पढ़ने वाली रोचक और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इसमें नहीं है। तो इसलिए मैं इन 2 चैप्टर को यहाँ पर, जो कदम्ब राजवंश और पल्लव राजवंश है, उसको स्कैप करने वाला हूँ। और बाकी इसको जो है, बाकी की जो हम 5-6 चैप्टर बता रहा हूँ, देखने में ये 5 चैप्टर है, नहीं तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर 4 ये, और यहाँ पर फिर से 3 चैप्टर है, तो कुल मिला के 7 चैप्टर आज फिर से पढ़ने वाले हैं हम लोग। इस 7 चैप्टर को काफी समराइज ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ तो पढ़ना है नहीं। जहां पर मुझे लगेगा कि कुछ ज्यादा डिटेल से पढ़नी है, जैसे कि इन सभी चैप्टर में केवल पुष्यभूति वंश के जो एक हर्षवर्धन है, इस हर्षवर्धन के बारे में हम कुछ ज्यादा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं इधर से लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो है हर्षवर्धन के बारे में हम लोग जो है थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण शासक थे और इसने बहुत सारी उपलब्धि हासिल की थी अलग अलग फील्ड में, तो इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जब हम चालुक्य में आएंगे तो यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल आएगा। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल। तो ये 2, इतने 7 चैप्टर में से यही 2 है जो काफी महत्वपूर्ण है और यही सब पूछा जाता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो काफी समराइज वे में आज के चैप्टर को फिनिश करेंगे, क्योंकि 7 चैप्टर पढ़ने हैं और 7 में केवल यही महत्वपूर्ण है, उसके वंश, उसके संस्थापक, उसके अंतिम शासक, उसकी राजधानी, ठीक है। इसकी राजधानी को भी याद रखना है, कहाँ से शासन किया था, ठीक है। उसके महत्वपूर्ण शासक, उसके जो है टाइम पीरियड, किस काल में शासन किया था, है ना। इसमें से कई सारे ऐसे वंश हैं जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समानांतर शासन किया था। एक तरफ गुप्त शासन कर रहे थे उत्तर भारत में, तो ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में भी उसका शासन काल चल रहा था। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं संगम काल।
तो संगम काल ये वर्तमान में नहीं आया था, संगम काल गुप्त काल से पहले मौर्य काल में अशोक के जो शिलालेख थे उस काल में भी इसका वर्णन किया गया है। अशोक के शिलालेख में वर्णन किया गया है कि अशोक के सीमावर्ती दक्षिण इलाके में जो सुदूर दक्षिण का क्षेत्र है वहां पर 3 राज्य हैं। उसने 4 राज्य का विस्तार के उसे वर्णन किया है। अशोक के जो दूसरे और 13वें शिलालेख हैं उस शिलालेख में ये वर्णित किया गया है कि अशोक के एकदम सुदूर दक्षिण का जो क्षेत्र है, जो सीमा है, वहां पर 4 राज्य थे, जिसमें चेर, चोल, पांड्य और केरल पुत्र सातकर्णी जिसे कहते हैं, उनका जो है शासन था, है ना। तो ये संगम काल के जो ये शासक है, ये 300 बीसी से लेकर के 300 ईस्वी तक का शासन काल है इसका। तो आप देख रहे हो ना, 300 बीसवीं से 300 ईस्वी तक का शासनकाल है, यानी कि ये गुप्त के समानांतर था और इससे पहले जो शासक थे मौर्योत्तर और मौर्य, इसके समानांतर भी था, है ना। तो ये टाइम पीरियड में काफी कंफ्यूजिंग वाला है, इसलिए आप इसको इस टाइम पीरियड भी याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा फैक्ट की ओर बढ़ते हैं और फैक्ट भी देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है फैक्चुअली ज्यादा डेटा ज्यादा पूछता है, ठीक। तो गुप्तोत्तर काल के बाद हमने बताया था कि गुप्त काल कल ही पढ़ा था ना कि गुप्त काल का अंत कैसे हो गया था। चंद्रगुप्त जिस साम्राज्य में जो है आपने देखा था कि श्रीगुप्त के बाद जो स्कंद गुप्त के काल में हून आक्रमण होना शुरू हुआ था, वो अंतिम योग्य शासक थे। उसके बाद से जो है उस वंश का अंत होना शुरू हो गया था, क्योंकि हून आक्रमण होना शुरू हो गया था। और गुप्त काल में हमने देखा था कि बहुत सारे सामंतवादी प्रथा विकसित हो चुकी थी। सामंती प्रथा ने उसकी साम्राज्य की रीढ़ को तोड़ दिया था। ऐसा इसलिए कि सामंती प्रथा में क्या होता है कि हमने बताया था कि सामंती प्रथा होने के कारण जितनी जमीन पर किसी सामंत को दिया जाता था ना, डोनेट किया जाता था, दान में दिया जाता था, उसका संप्रभु मालिक वो हो जाता था, वो ब्राह्मण। और यदि वहां से सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, तो टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार के पास संपत्ति कम होगी, और यदि संपत्ति कम होगी तो वो सेना कम रखेगा, और सेना कम रखेगा तो साम्राज्य विजित नहीं और आगे विस्तार नहीं होगा, है ना। एक छोटा सा साम्राज्य रहेगा और उस पर यदि कोई बाहरी आक्रमण करे तो फिर अपने आप को बचा नहीं पाएगा, है ना। तो हमने देखा था कि एक देश के भीतर बहुत सारे देश क्रिएट हो गया था गुप्त काल में, और यही सामंती प्रथा के कारण गुप्त साम्राज्य में एक छोटे से शासन काल के बाद ही अंत हो गया था। तो इसकी वजह क्या थी, हमने बताया था सबसे पहला वजह तो था उसका हून आक्रमण। इस हून आक्रमण के कारण जो है ये विदेशी आक्रमणकारियों के कारण ऐसा हो गया था। दूसरा हमने बताया था भारत में जो सामंती प्रथा आ गई थी, इस सामंती प्रथा के कारण भी इसका पतन हो गया था, सामंती प्रथा ने जन्म ले लिया था। तीसरा कारण बताया था भारत में कि अर्थव्यवस्था संकट में आ गई थी, एक तो सामंती प्रथा के कारण, और दूसरा बताया था हमने कि भारत ने जो सिल्क रूट पर वो जो अटैक किया था, सॉरी, उस पर जो उसका नियंत्रण था सिल्क रूट पर, यह गुप्त काल आते आते उस पर छूट गया था नियंत्रण। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने से भारत को बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के प्राप्त होते थे, लेकिन गुप्त काल आते आते इस पर से नियंत्रण छूट चुका था। काफी शक्तिशाली राज्य वहां पर क्रिएट हो गया था, जिसके कारण यहाँ पर जो है सिल्क रूट से नियंत्रण छूट गया, तो जो वहां से मिलने वाले सोने के सिक्के हैं वो भी कम हो गए थे इस काल। इसीलिए आप गुप्त काल में जितने सारे सिक्के देखते हो वहां पर सोने के सिक्के काफी कम देखने को मिला है, और मिश्रित सिक्के देखने को मिला है, मिश्र धातु के सिक्के इस काल में ज्यादा देखने को मिला था, ठीक है। तो ये इसकी अर्थव्यवस्था के कारण था। तो हमने 2 कारण देखे, 3 कारण। पहला कारण तो था हून आक्रमण, दूसरा सामंती प्रथा के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था, तीसरा हमने देखा था कि सिल्क रूट पर नियंत्रण कम हो गया था, इस कारण से भी किया हो गया था, और दूसरा हमने देखा था सामंती प्रथा के कारण ही उत्तर भारत में बहुत सारे राजवंश उदय हो गए थे। गुप्त शासनकाल के इस दौरान ही पुष्यभूति वंश, मौखरी वंश और मैत्रक वंश जो है वल्लभी के, ये सारे उसी समय अपना मुंह उठाना शुरू कर दिया था। ये सभी उस समय के सामंत थे, गुप्त साम्राज्य के अधीन ये सभी सामंत थे, लेकिन अपनी अपनी शक्ति जो है हथियाना शुरू कर दिया। जहां अपनी सत्ता बना रखा था उसके अगल बगल के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया था, और जैसे ही केंद्र में सत्ता कमजोर होती फिर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया करता था, ठीक है। तो इस तरह गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, और पतन होने के बाद आप देख रहे हो कि उत्तर भारत के साथ साथ एक साथ दक्षिण भारत में बहुत सारे पैरेलल समानांतर शासन जो है शुरू होना, स्थापित होना शुरू हो गया था। इन सभी वंशों में सबसे पहला वंश जो था उत्तर वंशी पुष्यभूति वंश था। इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, पुष्यभूति वंश के बाद, या फिर इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर गुप्त काल में वर्धन वंश जो है सबसे बड़े साम्राज्य में सबसे बड़ी और काफी शक्तिशाली वंश के रूप में उभरा था। यह साम्राज्य पश्चिम बंगाल से लेकर के पंजाब, उड़ीसा और हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक के मैदान में फैला था। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि जितनी दूरी में गुप्त साम्राज्य फैला था, जहां तक जिस विस्तार तक, उतनी दूरी तक ये अपनी शक्ति का जो है विस्तार कर लिया था,
है ना। तो उसका उत्तराधिकारी यदि कहोगे आप, गुप्त वंश का यदि आप उत्तराधिकारी कहोगे तो ठीक ठाक ढंग से केवल यही वर्धी जो है वर्धन वंश ही आता है ना। इस वंश की जो है संस्थापक, पहला संस्थापक जो है नरवर्धन था, है ना। किसी भी वंश का संस्थापक का नाम बहुत ही पहले याद रखिएगा, उसके बाद उस वंश का अंतिम शासक भी याद रखना जरूरी है। तो पुष्यभूति वंश अथवा वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? नरवर्धन। ठीक है, इस वंश का संस्थापक था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं ना, कि किसी वंश की जानकारी के सोर्स सबसे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उस वंश की जानकारी के सोर्स क्या है, उस वंश का इतिहास कैसे लिखा गया है ना। तो हम लोग यहाँ भी इसकी जानकारी के सोर्स को अध्ययन करेंगे कि इस काल की जो जानकारी है ये कैसे प्राप्त हुई। सबसे पहले इस वंश की जानकारी के जो है देने वाला ग्रंथ है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र जो है इसे वानभट्ट के द्वारा लिखा गया था, है ना। तो नाम ही है हर्षचरित्र, हर्षवर्धन के जीवन काल की घटनाएं और उसके चरित्र के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो ऑब्वियस है ये इसकी जानकारी देता है। तो ये हर्ष जो है ये दरबारी कवि था, वानभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, और उसके शासनकाल की जितनी सारी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक घटनाएं हैं वो सारे इस ग्रंथ में लिखी गई है। वानभट्ट ने एक दूसरी ग्रंथ भी लिखी थी जिसे कादम्बरी कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कादम्बरी के लेखक कौन है? ये वानभट्ट है। और वानभट्ट कौन है? ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। और इस कादम्बरी में भी हर्षवर्धन के या फिर पुष्यभूति अथवा राज्यवर्धन वंश के जानकारी दी गई है ना। इन दोनों ग्रंथों के अलावा हर्षवर्धन स्वयं भी एक कवि थे, बहुत बड़े साहित्यकार और नाटककार भी थे, क्योंकि उन्होंने 3 ग्रंथ की रचना की थी। हर्षवर्धन ने खुद से जो है 3 ग्रंथ की रचना की थी। उनमें पहला ग्रंथ था नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये 3 ग्रंथ हैं जिनकी रचना हर्षवर्धन ने खुद की थी, है ना। तो आपसे ये किताबों के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि इन ग्रंथों को किसने लिखा है। तो इन ग्रंथों को हर्षवर्धन ने लिखा था खुद से, ठीक। ये 3-4 ग्रंथ हो गए। इन सभी के अलावा ह्वेन-सांग जो है इसी के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही। ह्वेन-सांग ने 2 किताब लिखी थी, एक तो सीयूकी था और दूसरा था काओसेंग चुआन। तो ये ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन ये जो सीयूकी है ये काफी ज्यादा फेमस पुस्तक है सीयूकी। इस सीयूकी में हर्षवर्धन के राजनीतिक जो है उसकी काल की धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जितने सारे डायमेंशन हो सकते हैं उस काल के भारत की टिप्पणी की गई है इस काल में, ठीक है। तो ये भी इस काल की जानकारी देता है। ये तो साहित्य ग्रंथ हो गए। इन सभी के अलावा बहुत सारे अभिलेख यानी कि कुल पुरातात्विक अवशेष जो है, पुरातात्विक प्रमाण जो है साहित्य, ये भी इस काल के हैं। पुरातात्विक स्रोत में आप देखोगे तो पहला है बांसखेड़ा का अभिलेख। ये 628 ईस्वी यानी कि 7वीं सदी का अभिलेख है और ये वर्धन वंश की जानकारी देता है, ठीक है। ये हर्षवर्धन काल की जानकारी देता है। तो बहुत ही इंपोर्टेंट अभिलेख है, ये सब याद रखिएगा। बांसखेड़ा अभिलेख 7वीं सदी का है और ये वर्धन वंश की जानकारी से संबंधित है। दूसरा है मधुवन ताम्रपत्र लेख। ये भी 631 ईस्वी यानी कि 7वीं सदी में लिखी गई थी। यदि एग्जैक्ट डेट याद ना हो तो मोटा मोटी रफली आप ये इसे 7वीं सदी कह सकते हैं, ठीक है। इसे 7वीं सदी में लिखा गया था, जो वर्धन साम्राज्य की जानकारी देता है, वर्धन वंश की जानकारी देता है। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख ये चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा गया है ना। लेकिन इसमें जो है हर्षवर्धन की भी जानकारी दी गई है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराया था युद्ध में, है ना। तो इस बात की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है ये एहोल अभिलेख ही है और ये भी 7वीं सदी के हैं, ठीक है। तो ये जो एहोल अभिलेख है ये 2 वंशों की एक साथ जानकारी देता है। एक तो ये चालुक्य वंश हो गया और दूसरा ये वर्धन वंश हो गया। तो दोनों वंशों की जानकारी देने वाला ये ग्रंथ हो गया। इस वंश के बाद जो है हमने देखा था कि इस वंश का जो पहला शासक था नरवर्धन, उसके बाद ये राज्यवर्धन इसका दूसरा शासक हुआ था, ठीक है। राज्यवर्धन ये बाद में इसके राजा बने थे यहाँ के, और इन लोगों की राजधानी थानेश्वर थी। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, है ना। ये इसकी राजधानी है, ठीक है। नरवर्धन के उत्तराधिकारी हुआ राज्यवर्धन और राज्यवर्धन के बाद हुआ प्रभाकर वर्धन। इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक है, ये दोनों ऊपर के जो 2-3 शासक थे ये काफी कमजोर शासक थे। इन्होंने अपनी वंश का नाम ज्यादातर ऊंचा नहीं किया था जितना कि ये प्रभाकर वर्धन ने किया था। प्रभाकर वर्धन के बाद से ही
इस वंश का जो है ख्याति ज्यादा बढ़ने लगा था। ठीक है, तो प्रभाकर वंश की जो सबसे वास्तविक संस्थापक है इस वंश का, वो ये प्रभाकर वर्धन ही है ना। इन्होंने 583 से लेकर के 604 ईस्वी तक शासन किया था। इस वंश का वास्तविक संस्थापक, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, है ना। इस वंश का जो तीसरा शासक था प्रभाकर वर्धन, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि अगले 2-3 लाइन में ये काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है ना। इसका विवाह किसके साथ किया? कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन से किया था। ठीक है, कन्नौज के शासक जो है, जो अभी फिलहाल मौखरी वंश था कन्नौज में, इसी के पैरेलल में, तभी तो इससे शासन किया था ना। आप देख रहे हो ना, एक ही साथ दो वंश जो है शासन कर रहा है। ठीक है, तो मौखरी शासक ग्रहवर्मन से इसने अपनी पुत्री का शादी किया। इसके बाद अगला कदम ये उठाया इसने, राज्यवर्धन ने, उत्तर के जो 2 शासक थे, एक तो बंगाल के शशांक थे, गौड़ वंश के शासक थे। गौड़ वंश कहाँ पर स्थापित था? बंगाल में। तो वहां पर उसने गौड़ वंश के शासक शशांक को युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, युद्ध में पराजित करने के कारण जो है, पराजित किया और पराजित करके घर वापस लौटा। तो धोखे से दोबारा जो है युद्ध में इसने क्या किया था, शशांक ने इसकी हत्या कर दी, प्रभाकर वर्धन की। और हत्या करने के साथ साथ इसकी पुत्री को उठा ले गया, बंदी बना लिया, राजश्री को। ठीक है, और बंदी बना लेने के बाद उसे जेल में कैद कर दिया। कैद कर लेने के बाद उसका जो भाई था हर्षवर्धन, उसे वहां से कैद से छुड़ा के ले आया, बंगाल जाकर के शशांक साम्राज्य था वहां से उसे कैद करके उठा के ले आया और शशांक की हत्या भी कर दी। ठीक है, उसके बाद वो वहां से विंध्याचल होते हुए इसे वापस लाया था। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को उठा के लाया और उसे खूब सम्मान दिया था। उसके बाद अपने भाई के मृत्यु को जो है, मृत्यु के बाद क्या किया था उसने, चूंकि शशांक ने उसकी हत्या कर दी थी राजवर्धन की। उसके बाद राजवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन स्वयं गद्दी पर बैठ गया। अब अगला शासक जो है हर्षवर्धन बन बैठा। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो राजश्री से शुरू हुई थी, और उसके बाद हर्षवर्धन इसका साम्राज्य का जो है वास्तविक राजा बन गया। अब हर्षवर्धन काफी इंपोर्टेंट शासक है इस काल का, इसके बारे में कुछ ज्यादा आपको डिटेल से पढ़नी है थोड़ी सी। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो है 606 ईस्वी में शासक बना था और लगभग, अब देख रहे हो ना, 40-45 सालों तक शासन किया था। तो 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और इसी के शासनकाल में ह्वेन सांग जो है चीनी यात्री भारत पर यात्रा पर आया था। इस काल के बारे में जो है जानकारी के स्रोत जो है, एक तो वान भट्ट का हर्ष चरित्र है, दूसरा ह्वेन सांग के यात्रा विवरण है, और तीसरी जानकारी उसकी हर्ष की रचनाएं जो हैं, बहुत सारी जो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ग्रंथ लिखी थी, वो भी इस काल की जानकारी देने वाला स्रोत है। तो ये भी आप याद रखिएगा। हर्षवर्धन की धार्मिक नीति ये थी कि इन्होंने बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा था, इस समय काफी डेवलप हो चुका था, तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा का इसने खूब तहे दिल से जो है समर्थन किया था। जैसे कि कुषाणों को देखा ना आपने, कुषाण और सम्राट अशोक ने काफी सपोर्ट किया था, तो ऐसे ही इसने भी काफी सपोर्ट किया था। और चूंकि इसके दरबार में ह्वेन सांग भी आया था, और ह्वेन सांग खुद भी महायान बौद्ध धर्म का संस्थापक, वो जो था सपोर्टर था, तो इसलिए दोनों मिल के जो है एक जो है कन्नौज में एक धर्म सभा का आयोजन किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये काफी बार पूछा जा चुका है कि कन्नौज में एक वार्षिक जो है काफी बड़ा धर्म सभा का आयोजन करने वाला कौन सा जो है राजा है, तो ये हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है। और इसमें जो मुख्य पंडित थे, इस धर्म सभा में मुख्य पंडित जो थे, ये ह्वेन सांग को ही बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि प्रारंभ में ये शैव धर्म से संबंधित था, शैव धर्म यानी कि हिंदू धर्म से संबंधित था, लेकिन ह्वेन सांग के आने के बाद ये बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये ठीक वैसे ही था जैसे सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है। सम्राट अशोक भी पहले शैव धर्म को ही अपनाया था, बाद में जाकर के वो हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऐसे ही ये भी शैव धर्म से बौद्ध धर्म की ओर जो है झुकाव के कारण, ये देख रहे हो ना आप, इतना बड़ा धर्म सभा का आयोजन किया था। तो ये इनके जीवन के शुरुआती काल थे। हर्ष के साहित्यिक योगदान के बारे में हम देख चुके हैं कि इन्होंने 3 ग्रंथ की रचना की थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इनके शासनकाल में 2 और ग्रंथ लिखे गए थे, एक तो वान भट्ट ने ग्रंथ लिखी थी हर्षचरित्र की, और दूसरी कादम्बरी की रचना की थी। इसने कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए थे, छोटा सा कार्यकाल था इसने अपने 30-40 वर्षों के शासनकाल में। इसने क्या किया था, अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था और प्रांतीय गवर्नरों को नियुक्त किया था वहां पर। तो यहाँ पर प्रांतीय गवर्नर जो था, ये मौर्य साम्राज्यों की तरह नहीं था। मौर्य साम्राज्य था एक केंद्रीकृत था ना,
केंद्रीकृत प्रशासन था उनका। लेकिन यहाँ पर प्रांतीय गवर्नर का मतलब इसके यहाँ सामंत होता है ना, ये विकेंद्रीकृत प्रणाली होती है। जैसे गुप्त वंश ने जो अपनाया था ना, वही गुप्त वंश वाली जो प्रशासनिक नीति है इसने भी अपनाया था। और गुप्त इसके हर्षवर्धन के पतन का कारण भी यही बना, है ना, सामंती प्रथा। इसने क्या किया था, प्रत्येक प्रांतों में, प्रत्येक राज्यों में अपना एक सामंत स्थापित कर दिया था। और सामंत अपने आप में संप्रभु होता है, सभी प्रकार के, न्यायिक हो, प्रशासनिक हो या फिर सैन्य शक्ति से, उससे केंद्र से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरे केंद्रीकृत प्रशासन में ये होता है कि राज्यों को टैक्स देना पड़ता है सरकार को। अभी वर्तमान में भी वही है, सभी राज्य सरकार भारत सरकार को टैक्स देती है ना, वो जो राज्यों में सीजीएसटी वसूल करती है, फिर किसको देती है, केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार फिर उसे क्या करती है, मुआवजा देती है वित्त आयोग के माध्यम से, है ना। तो ऐसा इस समय नहीं था, इसके उल्टा है, ठीक। इसने मंत्री परिषद का भी विस्तार किया था, जो इसका जो केंद्रीय प्रशासन वाला इलाका था, जहां पर इसकी राजधानी थी, तो राजधानी के प्रशासन के लिए उसने एक मंत्री परिषद का, छोटा सा मंत्री परिषद का भी गठन किया था। हर्ष ने थोड़ा बहुत साम्राज्य का भी विस्तार किया था। इसने उत्तर भारत से लेकर के नर्मदा नदी तक के, और गंजम जो कि उड़ीसा का इलाका है, यानी कि वहां से लेकर के बल्लभी तक फैला है। यहाँ आप देख सकते हो कि उत्तर भारत यानी कि हिमालय से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक, गंजम यानी कि उड़ीसा, उड़ीसा यानी कि पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी, वहां से लेकर के बल्लभी यानी कि गुजरात, गुजरात यानी कि अरब सागर, है ना। तो चारों तरफ जो है आप देख रहे हो ना कि प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कर लिया था इसने, ठीक है। हर्षवर्धन काल में समाज वैसे ही गुप्त साम्राज्य की तरफ बटा हुआ था। जैसे पहले गुप्त काल में आपने देखा था ना कि समाज चतुर्वर्ण व्यवस्था में विभाजित था, तो वैसे ही इस समय भी वही से बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। महिलाओं की स्थिति संतोषजनक इस काल में भी नहीं थी। सती प्रथा तो पहले से विद्यमान था, गुप्त काल के एरन अभिलेख से हम पहले से देख चुके हैं। इस काल में एक और अवगुण आ गया था, जो कि थी दहेज प्रथा, है ना। ये इस समय एक और प्रचलित हो चुकी थी, तो ये भी और अब कह सकते हो कि अवगुण यहाँ पर और ज्यादा प्रचलित हो गया था। इसकी यदि आर्थिक गतिविधियों के बारे में देखें हर्षवर्धन काल की, तो हम लोग देख चुके हैं कि गुप्त काल से ही व्यापारिक दशा में काफी गिरावट आ चुका था, बहुत ज्यादा गिरावट आ चुका था, क्योंकि रोमन साम्राज्य से जो व्यापार चल रहा था भारत का, वो काफी टूट गया था। दूसरा, जो सिल्क रूट था उस पर से भी भारत का नियंत्रण छूट चुका था। तो भारत का विदेश व्यापार जो है लगभग नहीं के बराबर होता था। केवल आर्थिक गतिविधि जो है भारत के भीतर केंद्रित रहती है ना, एक बंद अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं ना, क्लोज इकोनॉमी, उस तरह की क्लोज्ड इकोनॉमी थी इस समय। खुद ही उत्पादन करता था और खुद ही क्या करता था, उसका उपभोग करता था। तो ऐसे में आर्थिक गतिविधि में सिक्के की जरूरत कम रह जाती है ना, फिर से विनिमय वाली मुद्रा, विनिमय प्रणाली जैसी चीजें आ जाती है यहाँ पर। तो व्यापार की गतिविधियों में गिरावट देखने को मिला था हर्षवर्धन के काल में। व्यापारिक केंद्र जितने आपने देखा था कि गुप्त काल से पहले मौर्य काल में भारत में हर जगह बहुत सारे व्यापारिक केंद्र बने थे। लेकिन इस काल आते आते, गुप्त काल आते आते आपने देखा था ना, गुप्त काल में जनजातीय क्षेत्रों में अतिक्रमण तो हुआ, भूमि दान देने से बहुत सारे क्षेत्रों में जनजातीय लोगों में जो है मानव को बसाया तो गया, लेकिन व्यापारिक केंद्र का विकास नहीं हो पाया। अब पहले जो व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे उसकी जगह ये धार्मिक केंद्र विकसित होने लगे थे, मंदिर, है ना। तो इसके मंदिर से आप व्यापार तो नहीं चला सकते ना, लोकल व्यापार तो चलता है, लोकल लोगों को तो रोजगार दे सकते हो। मंदिर में कोई फूल बेचेगा, कोई लड्डू मिठाई बेचेगा, तो लोकल लोगों को तो, लोकल वहाँ के जो लोकल लोग हैं उसको तो आप रोजगार दे सकते हो। लेकिन ये जो विदेश व्यापार होता था व्यापारिक केंद्रों के विकसित होने से, जैसे पाटलिपुत्रा था उस समय का, बनारस था, है ना, उस समय के पौराणिक कथा के आप सुने होंगे ना, ये सब व्यापार के बड़े बड़े अड्डे थे। ये चीज तो नहीं है ना इस समय। तो आप देख रहे हो कि व्यापारिक केंद्रों के पतन हो गया था, सिक्कों की भारी कमी हो गई थी यहाँ पर। व्यापारिक संघों की, जब व्यापार ही नहीं होगा तो व्यापारिक संघ क्या होगा, गायब हो जाएगा, है ना। व्यापारिक संघ भी गायब हो गया था। इस समय राजस्व के एक ही सोर्स बचा, वो था भूमि कर। यहाँ से जो व्यवसाय से कर जो उत्पादन होता था वो तो गायब हो गया। अब एक ही राज्य सरकार के आय का एक ही सोर्स था। मौर्य काल में आपने देखा था कि चाणक्य ने अपने ग्रंथ जो अब अर्थशास्त्र है उसमें एक लंबी सूची बनाई थी, 18-19 प्रकार के टैक्स बताया था उसने, गिनती करवाया था कि इतने सारे टैक्स हैं। तभी तो 6 लाख की सेना उसने खड़ा कर दी थी। वर्तमान में भारत सरकार की सेना 13 लाख है। अब इसको समझिए कि उसका 50% वो पहले क्रिएट कर लिया था, तो कितनी बड़ी टैक्स रही होगी उस समय। लेकिन इसके पास टैक्स नहीं था, केवल भूमि कर ही इस समय वसूल जाता था, साथ ही नौका कर,
नदियों को पार कराने के लिए जो नौका होती थी वो राज्य सरकार के अधीन थी उस समय, और इस पर नौका कर लिया जाता था। और कुछ सीमा शुल्क, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में जो सीमा शुल्क लगता था वो सीमा शुल्क थे। यानी कि यहाँ पर इस समय व्यवसाय करना में कुछ भी चीज नहीं था। भूमि कर इस समय उपज का 6वां हिस्सा लिया जाता था, तो ये भी काफी कम भूमि कर था। ठीक। अंत में इस साम्राज्य का पतन हो गया था। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के होने के बाद ही सत्ता के लिए आपस में ही संघर्ष होना शुरू हो गया। उस वंश के आपसी में ही संघर्ष होना शुरू हो गया, आंतरिक संघर्ष। और साथ ही इस काल में बाह्य आक्रमण होने भी शुरू हो गए थे, है ना। और इसके साथ साथ जो पड़ोसी देशों का जो पड़ोसी जो राज्य है उसने भी आक्रमण करना शुरू किया था। परिणाम ये हुआ कि सभी आसपास में मिल करके जो है आपस में मिलकर इसे लूट लिया, और अंततः हर्षवर्धन का साम्राज्य यहाँ पर बिखर हो गया। तो यहाँ पर हर्षवर्धन समाप्त। हमारा दूसरा राजवंश है मौखरी राजवंश। इसकी स्थापना 510 ईस्वी में हुई थी और 606 ईस्वी, यानी कि कुल मिला के देख रहे हो कि 100 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था लगभग, है ना। लगभग 100 वर्षों का शासनकाल है। और ये ऐसा नहीं है कि एक वंश की समाप्ति के बाद, आप देख चुके हो ना कि वर्धन वंश की जो राज्यवर्धन था उसने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह किया था मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन के साथ। तो यदि शादी किया था तो पैरेलल में वंश होगा तभी तो। जिस समय ये थानेश्वर में शासन कर रहा था वर्धन वंश, उसी समय ये मौखरी वंश कन्नौज से शासन कर रहे थे। कन्नौज वर्तमान इलाहाबाद के इलाके में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर ये शासन कर रहे थे। इस काल की जानकारी के स्रोत हैं आशीरगढ़ का मुहर शिलालेख। इसी शिलालेख में इस मौखरी वंश की जानकारी दिया गया है, ठीक है। तो इस काल की जानकारी का स्रोत, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो आशीरगढ़ का जो शिलालेख है ये किस वंश से संबंधित है, तो ये मौखरी वंश से संबंधित है। इसकी राजधानी कन्नौज थी, ठीक है। गुप्त काल तक और उससे पहले जो मौर्य काल था, आपने देखा था पाटलिपुत्र कितने सारी जो वंश हैं उसकी राजधानी के रूप में काम करी थी। शुरुआत से लेकर के लगभग 600-700 वर्षों तक जो है पाटलिपुत्र एक राजधानी के रूप में काम कर रही थी। लेकिन गुप्त काल के पतन होते होते जो है पाटलिपुत्र का पतन हो गया था, क्योंकि जब हर्षवर्धन जो है ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था तो उन्होंने अपने डायरी में लिखा है कि उसके आने तक पाटलिपुत्र एक खंडहर के रूप में बदल चुका था, और पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज एक जो है बहुत बड़ा नगर विकसित हो चुका था। तो कन्नौज को इसने राजधानी बनाया था, और कन्नौज जो है उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र अब हो गया। जो पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था वो अब कौन बन गया, राजनीतिक केंद्र कन्नौज, पाटलिपुत्र के स्थान पर, ठीक है। ये जो मौखरी लोग हैं, मौखरी लोग विदेशी नहीं है, ये भारत के ही हैं। इन लोगों ने पहले जो है गुप्त वंश के अधीन और बाद में हर्षवर्धन के अधीन छोटे मोटे शासक यानी कि सामंत हुआ करते थे। फिर जैसे ही देखा केंद्र में सत्ता कमजोर है, उस कमजोरी का फायदा उठाने लगी और सभी ने लूट पीट के अपनी एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। तो ये इसी प्रकार की वंश की स्थापना हुई थी। मौखरी वंश के शासकों ने महाराजा और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये उपाधि आप पहले भी देख चुके हो कि ये जो राज्यवर्धन वंश था उसने भी इस प्रकार की उपाधि धारण की थी। ईशान वर्मन महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला इस वंश का पहला शासक था, यानी कि ये मौखरी वंश का पहला शासक था, ठीक है। इसके काल में जो है बहुत सारे जातियों का उदय हुआ था मौखरी वंश के शासन काल में। अब जातियों के उदय के कारण क्या थे, देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में खासकर गुप्तोत्तर काल में जो है बहुत सारी जातियों का उदय हुआ। इसके क्या कारण थे, तो इसके कारण ये था कि आप देख चुके हो कि गुप्त काल से ही भूमि अनुदान प्रथा ज्यादा बढ़ने लगी थी। ब्राह्मणवाद बढ़ा, ब्राह्मणों को फिर भूमि दान दिया जाना शुरू हुआ, एक परंपरा बनने लगी। तो भूमि दान देने की जैसे ही परंपरा बढ़ी तो उसका रख रखाव, उसकी लेखन अकाउंटिंग करने के लिए फिर कोई होना चाहिए ना। उसकी निगरानी कौन करेगा कि कितनी भूमि राज्य सरकार के पास बची हुई है, कौन सी भूमि किसको दी गई है। इस प्रकार की देखभाल करने के लिए कोई एक अधिकारी होना चाहिए। और चूंकि एक अधिकारी जो है एक अधिकारी से तो होगा नहीं, क्योंकि पूरे देश में यही प्रथा लागू है। हजारों के हजारों मंदिर बनने लगी थी, हजारों की संख्या में भूमि अनुदान दिए जाने लगे थे। तो उसके लिए ये प्रणाली जो है एक नई जाति के रूप में बढ़ने लगी थी। पहले तो व्यापार में गिरावट आई, व्यापार में गिरावट के कारण आप देख रहे हो कि गिल्डों में परिवर्तन आया, बहुत सारे व्यापारिक संघ नष्ट हो गया। फिर वही व्यापारी संघ अपने आप में एक जाति में परिवर्तित हो गया था, है ना। जैसे कि जो गुप्त थे वो अब गुप्ता में बदल गया, ठीक है। पहले वो व्यापारी संगठन थे। दूसरा आप देख रहे हो कि पश्चिम भारत के जितने सारे व्यापारी है, जैसे कि शराफ वगैरह देख रहे हो, एक व्यापारी जाति है, ठीक है।
तो ये सभी व्यापारी जाति में उदय हो गए थे। पहले एक व्यापारी था वो, अब वो अपने आप को खुद से, जैसे कि चट्टी, जो साउथ इंडिया में चट्टी होता है, एक व्यापारी संघ था, अब वर्तमान में वो एक जाति जाति में परिवर्तित हो गया, चट्टी से चटियार बना। और ऐसे ही शेट्टी जो है वो भी एक व्यापारिक संघ था, अब वो एक जाति में बदल गया, तो सभी लोग अपने नाम के पीछे टाइटल लगाने लगे। ये सभी गुप्तोत्तर काल में ही हुआ था, जितनी सारी नई जातियों का उदय हुआ था। इसमें एक नई जाति थी कायस्थ। ये लोग इस काल में क्या करते थे, इसी भूमि का रिकॉर्ड करते थे। ये लेखक थे उस समय के, भूमि के रिकॉर्ड को लिखते थे और उसके अभिलेखों को संभाल के रखते थे। यही बाद में एक जाति बन गई जिसे कायस्थ कहा जाता है। तो इतनी सारी जातियों का उदय ये गुप्तोत्तर काल में ही हुआ था, ये किसी एक जाति के, किसी एक वंश के काल में नहीं हुआ था। अब गुप्तोत्तर काल में जितने सारे वंश हैं, हर्षवर्धन हो, या फिर हमने जो वर्धन वंश पढ़ा उसके बारे में हो, या फिर ये मौखरी वंश हो, इस सभी के काल में हुआ था। लेकिन सबसे मेन रूप से इसके काल में ज्यादा तरीके से विकसित हुआ था। इस काल की सामाजिक स्थिति के बारे में हम लोग पहले से डिस्कशन करते आ रहे हैं कि गुप्त काल से ही महिलाओं की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी नहीं थी। शूद्रों की स्थिति में कहा जा रहा है कि यहाँ पर सुधार हुआ। अब सुधार इसलिए नहीं हुआ कि वहां पर उसे पढ़ने दिया जाने लगा था, सुधार इसलिए हुआ कि आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर भूमि दान दिए जाने लगा। तो भूमि दिए जान जैसे ही दिए जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा कि अब एग्रीकल्चर भूमि का विस्तार हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर भूमि का विस्तार होगा तो उस पर काम करने के लिए कौन आएगा, ब्राह्मण तो आएगा नहीं, वैसे भी व्यापारी छोड़ के आएगा नहीं, फिर खेती कौन करेगा, यही शूद्र करेंगे। तो शूद्र अब तक जो समाज से बाहर रहा करते थे, गांव से बाहर जिनको बसाया जाता था, जिनको शहर में प्रवेश करने के लिए ढोल बजाना पड़ता था, अब उसे समाज में आने की प्रवेश अनुमति दी गई कि अब तुम बाहर रहने की जरूरत नहीं है, तुम समाज के बॉर्डर इलाके पर रहो, किनारे पर रहो और खेती करो, है ना। तो थोड़ी सी इसकी स्थिति में सुधार आया था। ये शूद्र जो पहले छोटे कर्म करते थे, केवल सफाई व्यवस्था, जो ऊपर के लोग थे इनको देखा करते थे, उनकी केवल सेवा करते थे, एक दास का जीवन जीते थे, अब उन्हें अब क्या करने लगा, अब वो खेती करने लगा। बस इतना ही परिवर्तन हुआ उसके जीवन में। ऐसा नहीं हुआ कि वो लोग अब वेद पढ़ सकते थे, पुराण पढ़ सकते थे, ग्रंथ पढ़ सकते थे, ऐसा अधिकार नहीं आया। केवल वो उसके जो दास था, अब दास से एग्रीकल्चर किसान बन गया, बस इतना ही परिवर्तन हुआ। तो कह सकते हैं कि स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ, है ना। महिलाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर गिरावट, उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार गिरावट, है ना। और कम उम्र में जो विवाह को प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि इस समय विदेशी आक्रमण होना शुरू हो गया था, तो सभी प्रकार के जो राजा महाराजा हो या सामान्य लोग अपनी महिलाओं को क्या करते थे, बचाने की कोशिश करते थे उनके नजरों से। तो बहुत सारे जो है इस समय बुराइयां समाज में प्रचलित हो चुकी थी। धर्म के बारे में पहले से डिस्कशन करते आ रहे हैं कि ब्राह्मणवादी परंपरा जो है बढ़ती जा रही थी लगातार। तो इस अब जो है आवाज उठने शुरू हो गए थे ब्राह्मणवादी परंपरा को। पिछले जो 400-500 सालों से, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आप देख रहे हो ना कि गुप्त काल से ही ब्राह्मणवादी परंपरा एकदम लगातार बढ़ती जा रही थी। अब इस परंपरा को चुनौती देनी शुरू हुई, है ना। और चुनौती देने के लिए एक नया धर्म क्रिएट हुआ, वो होते हैं शैव धर्म के जो नए नए जो शाखा हैं, है ना, शैव धर्म की शाखा। जैसे कि शंकराचार्य उस समय एक बड़े संत थे और इसी समय क्रिएट हुआ था। उसने अपने थ्योरी के द्वारा, अपने सिद्धांत और मत के द्वारा इस मत का खंडन, ब्राह्मणवाद का बिचोड़ करना जो है, विरोध करना शुरू किया था, है ना। तो ये शंकराचार्य जैसे मुनि, एक अलग सा जो है एक वो क्रिएट हो गया था इस समय, एक धार्मिक आंदोलन। तो ये दूसरा धार्मिक आंदोलन था। पहली बार जो धार्मिक आंदोलन हुआ था तो वो तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, जब महात्मा बुद्ध और जैन हुए थे। ये दूसरी बार फिर से जब जो है गुप्त साम्राज्य में आप देखा ना कि ब्राह्मणवादी धर्म काफी विकसित हो चुका था और सभी को दबाने की कोशिश की जा रही थी, तो एक बार फिर से जो है धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ था। खासकर ये पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ था। इससे पहले जो धार्मिक आंदोलन हुआ था ये उत्तर भारत में हुआ था, है ना। लेकिन अब इस बार जो है पश्चिम और दक्षिण भारत में हो रहा है। शंकराचार्य कहाँ से थे, वो दक्षिण भारत से थे और उन्होंने शैव धर्म के बल पर जो है इस बार क्या किया था, आंदोलन किया था, धार्मिक आंदोलन। इस समय बहुत सारे धार्मिक आंदोलन हुए थे, बहुत सारे कवि और संतों ने अपने लेख लिखे थे और समाज में बैलेंस स्थापित करने की कोशिश की थी, है ना। तांत्रिक पूजा पद्धति भी बहुत सारे की जाने लगी थी इस समय, ठीक है। दूसरा, मंदिरों और मठों के रूप में एक संस्थागत आधार भी विकसित किया था सभी इस समय के जो धर्म के स्वावलंबी थे। ये सभी लोग जितने सारे मठ वगैरह जो स्थापित किए ना, जैसे कि ज्योतिर्लिंग है ना, 4 जो है मठ हैं, तो ये सभी जो मठ प्रणाली है ये इसी समय विकसित हुई थी, क्योंकि शंकराचार्य ने भी 4 मठ की स्थापना की थी, याद है आप सभी को। तो ये एक संस्थागत आधार ग्रहण किया था इन सभी धर्मों ने, ठीक है। भक्ति आंदोलन का उदय, ये इस समय की एक विशेषता थी। हमने अभी देखा था ना कि भक्ति आंदोलन का क्या उदय हुआ था, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के विरोध में यह यहाँ पर शुरू हुआ था।
दूसरा व्यापार और वाणिज्य का, तो आपने देखा था कि व्यापार और वाणिज्य, जो हुन आक्रमण बार बार हुआ था, हुन आक्रमण के कारण जो सिल्क रूट था वो भारत के हाथों से चला गया था, तो यहाँ भी वाणिज्य और व्यापार में काफी गिरावट आई थी, तो काफी जो है ये काफी निचले स्तर पर चला गया था। सोने और इस सिल्क रूट पर नियंत्रण के कारण सोने और चांदी की जो आयात है भारत में काफी कम हो गई थी, इस कारण भी इसकी दशा काफी दुर्लभ हो गई थी। आप कह सकते हो कि इस समय की जो अर्थव्यवस्था थी एक बंद अर्थव्यवस्था बन गई थी, खुद उत्पादन करो और खुद खाओ। तो हमने जो आपने देखा था ऊपर में वर्धन वंश में, तो सेम चीजें यहाँ पर भी लागू होती है। सामंती प्रथा, इस समय सामंती प्रथा इतना ज्यादा विकसित हो गया था कि एक ही भूमि के चार चार लेयर के मालिक होते थे। अब चार चार मालिक कैसे हो गए देखिए। सबसे पहले कोई भी भूमि हो, वर्तमान में ही देखिए सारी भूमि यदि आप कहिए तो सबके हैं या फिर सरकार के हैं। सरकार जब चाहे किसी भूमि को हड़प सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही उस समय भी था। भूमि का पहला मालिक माहीपति, यानी उस समय राजा को ये महीपति कहा जाता था, तो राजा होता था। उसके भीतर जो क्षेत्र स्वामी यानी कि जो उस समय के सामंत होते थे उसका होता था। सामंत खुद तो खेती नहीं करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कोई जिला है, कलेक्टर है वर्तमान में, तो उसको यदि आप एक सामंत मान ले, तो जिला कलेक्टर किसी गांव के 40 किलोमीटर दूर कोई गांव जो खेत है वहां पर, तो वहां पर जाके जिला कलेक्टर तो खेती नहीं करेगा। क्या करेगा, उस गांव के किसी किसान को ठेकेदारी दे देगा कि तुम जो है इस पूरे गांव की खेती करो, ठीक है। तो पूरा किसान जो है वहां का पूरे गांव का ठेका ले लेगा, जिसे आप अंग्रेजों के काल में महाल कहा करते थे पूरे गांव को, है ना। तो उसकी ठेका वो किसान ले लेगा, तो ये तीसरा मालिक हो गया कृषक। अब उस किसान क्या करेगा, पूरे गांव के अधीन कितने सा बीघा खेत हो जाएगा, है ना। अब इतने सारे एकड़, 100 200 400 500 एकड़ का एक पूरा गांव होता है ना। अब इतने गांव का खेती अकेले तो संभलेगा नहीं उससे, फिर क्या करेगा, वो कुछ भूमि को किराए पर दे देगा या फिर वो मजदूरी करवाएगा, जिससे जिसे इसी से बटाईदारी प्रथा जो है ना, ये यहीं से शुरू हुई थी। बटाईदारी पर लगवा लेगा, कहेगा कि सारी खेती हमसे नहीं संभलेगी, तुम ऐसा करो कि पूरे खेत उगाओ, उसमें से कुछ हिस्सा, अब यदि 400 बीघा खेत है तो उसमें से 50 बीघा तुम उगा लो, उसमें से जो है कुछ फसल तुम रख लेना, बाकी हम मुझे दे देना। तो देख रहे हो ना, एक ही भूमि के 4 लेयर के मालिक बनने शुरू हो गए थे इस काल से। तो इस तरह अर्थव्यवस्था आप देख रहे हो ना कितनी धरातल पर जा चुकी थी, कितनी गर्क में जा चुकी थी इस काल की, और यही इस वंश के पतन का कारण बना था। हमारा तीसरा वंश है वकाटक वंश। सातवाहनों के पतन के बाद तीसरी शताब्दी ईस्वी में ही जन्म हुआ था इसका, ये गुप्त काल में ही क्रिएट हो गया था। गुप्त वंश के ये समकालीन था, जब जिस समय गुप्त वंश शासन कर रहा था उसी के समय दक्षिण में ये शासन कर रहा था। हमने आपको मैप में भी दिखाया था कि नर्मदा नदी तक जो है गुप्त वंश का साम्राज्य था, और उसके दक्षिण में वाकाटक वंश जो है उस समय स्थित था, है ना। इस वंश का संस्थापक जो है बिंद शक्ति था। बिंद शक्ति 250 ईस्वी में इस वंश का स्थापना किया था, और लगभग 20 वर्षों तक यानी कि 270 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया था, ठीक है। तो वाकाटक वंश की स्थापना 250 ईस्वी में हुई थी, और इन्होंने 270 ईस्वी तक किया था शासन। इस वंश का संस्थापक बिंद शक्ति था। इस वंश की राजधानी जो है पूरिका कहा जाता है, या दक्षिणापथ कहा जाता है, जो वर्तमान में दक्कन में स्थित है, ठीक है। इस बिंद शक्ति ने कई सारे वैदिक यज्ञों का जो है आयोजन करवाया था, बहुत सारे यज्ञ करवाए थे इसने। बिंद शक्ति का उत्तराधिकारी हुआ प्रवरसेन, प्रवरसेन प्रथम। इन्होंने 275 ईस्वी से लेकर के 330 ईस्वी तक, है ना, शासन किया था। ये इसका उत्तराधिकारी था। इन्होंने सम्राट और धर्म महाराज तथा हरिति पुत्र जैसी उपाधियां धारण की थी, ठीक है। इसके अलावा अन्य जितने भी शासक हुए थे केवल महाराज की उपाधि धारण की थी, लेकिन इन्हीं ने सम्राट, महाराजा, धर्म महाराज जैसी और हरिति पुत्र जैसी उपाधि धारण की थी। वाकाटक शासकों की जो भाषा है ये पहले संस्कृत थी और बाद में प्राकृत हो गए थे। संस्कृत और प्राकृत का मिलता जुलता जो है रूप इसके भाषा थी। इन्होंने प्रशासनिक संरचना के रूप में अपने पूरे साम्राज्य को राष्ट्रों में विभाजित किया था। राष्ट्र का मतलब देश नहीं होता, इस समय राष्ट्र का मतलब राज्य होता था, है ना। और राज्य के जो प्रमुख होते थे वर्तमान मुख्यमंत्री के समान जो है, ये हेक्रीता नामक कोई मंत्री होता था, शासक होता था। जो मौर्य काल में राजकुमार होते थे ना, जो राज्यों के प्रमुख हुआ करते थे, यहाँ पर हिक्रीता नामक कोई अधिकारी इस पर शासन किया करता था। फिर राष्ट्र को विषयों में विभाजित किया गया था। राष्ट्र को विषयों में विभाजित किया गया। विषय मानी कि जिला हो गया, विषय इस समय का जिला, ठीक है। और इसको आहार में विभाजित किया था, ये प्रखंड हो गया, और भोग छोटा सा गांव हो गया, है ना। तो इसकी प्रशासनिक
विभाजन आप देख लीजिए, साम्राज्य का विभाजन हो गया राष्ट्र में, राष्ट्र का विभाजन हो गया विषय में, और विषय का आहार, आहार से सबसे छोटा इसका प्रशासन का इकाई था भोग, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई भोग यानी कि गांव। ठीक है, अब इसके शासकों के नाम लिख लीजिए। सबसे पहला तो हमने बताया ही था बिंद शक्ति, दूसरा था प्रवरसेन। ठीक है, तो इस तरह से ये यही इसमें पढ़ने वाला था, ज्यादा तो कुछ है नहीं। प्रशासनिक संरचना। अब हम लोग जो है चालुक्य वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चालुक्य वंश ये 543 ईस्वी में स्थापित हुआ था और 757 ईस्वी तक, है ना, लगभग 200-250 सालों तक इसने शासन किया था। 6ठी शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक इन्होंने चालुक्य वंश ने शासन किया था। इस वंश की राजधानी वतापी, जो कि बादामी कही जाती है कभी कभी, ये वर्तमान में कर्नाटक के बीजापुर जिले में पड़ता है। ठीक है, तो चालुक्य वंश ने कहां से शासन किया था? कर्नाटक के बीजापुर से शासन किया था इन लोगों ने। इस वंश के जो प्रारंभिक शासक थे जय सिंह अथवा रण राजा थे। यदि आपसे पूछे कि चालुक्य वंश के संस्थापक, तो जय सिंह अथवा रण राजा है ना, लेकिन वास्तविक संस्थापक कहा जाता है कि पहला स्वतंत्र शासक पुलकेशिन प्रथम है, जिन्होंने 535 ईस्वी से 566 ईस्वी तक शासन किया था। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है, यदि ये दोनों नाम दे, जय सिंह अथवा रण राजा, तो ठीक है ना, और इसके बदले यदि पुलकेशिन प्रथम दे दे तो ये भी आपको टिक लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये पहला स्वतंत्र शासक था। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जाम के एग्जामिनर जो है वो किस व्यू से आपको ये दे रहा है। ठीक है, तो ये तीनों नाम में से कोई भी एक नाम रहे तो संस्थापक वही होगा, और यदि तीनों नाम दे दे तो आपको यही मानना है, जय सिंह अथवा रणराजा। ठीक है, पहला शासक जो था इस वंश का पुलकेशिन प्रथम, इन्होंने 535 ईस्वी से लेकर के 566 ईस्वी तक शासन किया था। इसने क्या किया था, जब अपनी बीजापुर में अपनी राजधानी बनाया था कर्नाटक में, तो उसे किलेबंदी करवाई थी उस समय अपनी राजधानी को, तो ये इसका प्रमुख पहला काम यही था। साथ ही इसने एक अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, तो ये भी इसकी प्रमुख कृति थी। दूसरा शासक हुआ कीर्ति वर्मन, इन्होंने 566 ईस्वी से लेकर के 597 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने आसपास के जो इलाके थे, कदम्ब, नाला और जो मौर्य जैसे इलाके थे, मौर्य वंश नहीं है, मौर्य इलाका है इस समय का, तो इस पर शासन किया था। साथ ही महाराष्ट्र के कुछ इलाकों को भी इसने जीता था, तो ये इसकी प्रारंभिक उपलब्धियां थी। सबसे महत्वपूर्ण शासक था पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने 611 ईस्वी से लेकर के 642 ईस्वी तक शासन किया था। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था 620 ईस्वी में। और इस हराने की या फिर इन पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध की जो जानकारी देने वाला अभिलेख है वो है एहोल अभिलेख। ये एहोल अभिलेख कर्नाटक में स्थित है। इसी अभिलेख में ये बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, साथ ही सम्राट हुएनसांग जो किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के दरबार में भी आया था। वही हुएनसांग ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी आया था। ठीक है, तो हर्षवर्धन दो शासकों के दरबार में गया था, नाम याद रखिएगा, एक तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और उसके दरबार में गया था, और हर्षवर्धन के साथ साथ पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी गया था वो। ठीक है, इस वंश का चौथा शासक था विक्रमादित्य द्वितीय, इन्होंने पल्लव शासकों को हराया था और साथ ही बहुत सारे मंदिर के निर्माण में भी योग दिया था। तो चालुक्य शैली के बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं। हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना, कला और संस्कृति वाले चैप्टर में, तो चालुक्य शैली की क्या विशेषताएं हैं, चालुक्य शैली के मंदिर जो है पश्चिम भारत में ज्यादातर बनाए गए हैं, है ना, तो हम उस शैली के मंदिरों को देखने की कोशिश करेंगे। इस वंश का अंतिम शासक था कृष्ण द्वितीय, इन्होंने 8वीं सदी तक शासन किया था और 757 ईस्वी में इस वंश का अंत हो जाता है। इस वंश का अंतिम शासक था, यह राष्ट्रकूटों से पराजित हो गया था, राष्ट्रकूट शासकों ने इसे हरा दिया। अब राष्ट्रकूट का नाम आ जाता है तो राष्ट्रकूट ये मध्य भारत जो है मध्यकालीन भारत का है चैप्टर। तो जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो हम राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के साथ जो युद्ध होगा ना कन्नौज को लेकर के, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों के बीच त्रिकूट संघर्ष हुआ था। तो ये हम पूर्व मध्यकाल वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें राष्ट्रकूट के बारे में देखेंगे। फिलहाल आपको ये देखना है कि कृष्णा तृतीय राष्ट्रकूटों से पराजित हुआ और इसके बाद इसके साम्राज्य का विलय कर लिया गया उस साम्राज्य में, राष्ट्रकूट वंश में। तो इस तरह से इस वंश का भी अंत हो गया था। इस वंश के महत्वपूर्ण स्थल जो थे बादामी, एहोल, पडक्कल, महाकूट और
नागराल, ये सभी इस साम्राज्य के महत्वपूर्ण स्थल थे, व्यापारिक केंद्र हो या सांस्कृतिक केंद्र हो, इस साम्राज्य के थे, है ना। इस वंश की थोड़ी सी शासन व्यवस्था को भी देख लीजिए। इसकी प्रशासनिक ढांचा ये थी कि इस काल में प्रांतों को महाराष्ट्र कहा जाता था, महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र वर्तमान वाला महाराष्ट्र नहीं। जैसे कि हमने देखा ना, पिछला जो हमने पढ़ा था वाकाटक वंश, तो वाकाटक वंश में राज्यों को क्या कहा जाता था, राज्यों को राष्ट्र कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर राष्ट्र से ऊपर यानी कि महाराष्ट्र कहा गया है ना। फिर इस महाराष्ट्र को राष्ट्रक में विभाजित किया गया है, महाराष्ट्र को राष्ट्र में विभाजित किया गया। राष्ट्र यानी कि मंडल, वर्तमान में जो कमिश्नरिएट होता है ना वर्तमान में, उसमें विभाजित किया गया था राष्ट्रक में। फिर राष्ट्र वर्तमान के जिले में विभाजित किया गया था, जिला यानी कि विषय में विभाजित किया गया, और विषय को फिर भोग में विभाजित किया गया था। ये भोग गांव नहीं होता था, पिछला में हमने देखा था कि भोग गांव होता था, लेकिन यहाँ पर गांव नहीं, एक प्रखंड है। ये एक प्रखंड के बराबर है, जो 10 गांवों का समूह होता था, है ना। और भोग से नीचा वाला जो इलाका है ये गांव है। गांव को उस समय ग्राम कहा जाता था, ठीक। तो ये इसकी प्रशासनिक ढांचा थी, प्रशासन का विभाजन, ये ऊपर से नीचे तक इसी तरह बटा हुआ था। इसकी कानून व्यवस्था के समान इस समय 2 पुस्तकें लिखी गई थी, एक मिताक्षरा और दूसरा था दायभाग। ये 2 ही साहित्य की रचना की गई थी इस काल में, है ना। मिताक्षरा का मतलब होता है पुत्र की संपत्ति का हकदार पिता के जीवन काल में, और दूसरा है दायभाग, ये इसका किसी भाषा है, इस भाषा का हिंदी यदि अनुवाद कीजिएगा तो ये होता है मृत्यु के बाद, ठीक है। तो ये मिताक्षरा और दायभाग, इस 2 ग्रंथ की रचना चालुक्य वंश के शासनकाल में की गई थी। इस काल के 2 ग्रंथ हैं ये। इसकी भाषा और साहित्य के बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। संस्कृत और कन्नड़ इसकी प्रारंभिक भाषा थी, बाद में तेलुगु इसकी भाषा बन गई थी, क्योंकि ये कर्नाटक से शासन कर रहे थे ना, तो जब साम्राज्य का विस्तार करके ये आंध्र प्रदेश वाला इलाका में गया, तो फिर इसने तेलुगु भाषा को भी अपना भाषा बना लिया था। इस काल के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, मिताक्षरा, इसके लेखक हैं विज्ञानेश्वर, है ना। अभी हमने बात किया था ना, मिताक्षरा का अक्षर जो शाब्दिक अर्थ है वो हमने देख लिया था। इसके लेखक है विज्ञानेश्वर। दूसरा है मानसोल्लास, मानसोल्लास के लेखक है सोमेश्वर तीर्थीय, है ना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विज्ञानेश्वर कवि जो है ये किसके दरबारी थे, तो ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी थे, और इसने एक ग्रंथ लिखी थी जिसे मिताक्षरा कहा जाता है। दूसरा ग्रंथ है मानसोल्लास, ये भी चालुक्य वंश के शासनकाल में ही लिखा गया था, और इसके लेखक थे सोमेश्वर तीर्थीय। इस काल के और यदि हम कवि की बात करें तो एक है रवि कीर्ति, ये भी इसी के दरबारी थे। बिल्हन, विज्ञानेश्वर, गंगाराज दुर्विनीता, उदयदेव और सोमदेव सूरी, इन सभी कवियों के नाम आप याद रखिएगा। कई बार ये पूछ लिया जाता आपसे कि ये कवि किस दरबार से संबंधित है, किस शासनकाल से संबंधित है ना, तो उसके शासकों के नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा फेमस तो ये रवि कीर्ति, बिल्हन और विज्ञानेश्वर, ये शुरू के जो 3 है ये सबसे ज्यादा फेमस है और कई बार पूछे भी गए हैं। तो याद रखिएगा कि ये तीनों जो है किससे संबंधित है, चालुक्य वंश से संबंधित है, और ज्यादातर ये पुलकेशिन द्वितीय से ही संबंधित है। इस काल में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, काव्य और ग्रंथ, जिसमें विक्रम देव चरित है, चौर पंचशिका, ज्ञानेन्द्र व्याकरण, सवाशरण और ये विटिवक्यामृत, ये सभी ग्रंथ इस समय में लिखे गए थे। शुरू के जो विक्रम देव चरित सब हैं, ये सब नाम याद रखिएगा, ये चालुक्य वंश के शासनकाल में ही लिखे गए थे। इसके लेखकों के नाम यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये याद रखिएगा फिर भी, ठीक। अब हम लोग उत्तर भारत के बारे में जितने सारे छोटे छोटे वंश थे हमने उसके बारे में देख लिया है। अब हम संगम युग के इतिहास को देखेंगे। संगम युग में कुल 3 वंश के बारे में पढ़ना है। पहला वंश है, इस वंश का हमारा है चेर वंश, दूसरा है चोल वंश, है ना, और तीसरा है पांड्य वंश। इन 3 वंश के बारे में जानकारी जो है इन तीनों वंश के बारे में पढ़नी है, और केवल इतना पढ़ना है, काफी समराइज वे में, बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है ना। एक तो ये पढ़ना है कि इस वंश के संस्थापक कौन थे, है ना। इस वंश का अंतिम शासक और संस्थापक कौन सा था, इस वंश की राजधानी कहां थी, इस वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था, इसकी साम्राज्य की सीमा क्या थी, है ना। केवल ये 4 डायमेंशन के आधार पर हम पूरे संगम काल को पढ़ लेंगे। संगम काल में ये 3 वंश के अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, संगम कालीन साहित्य। संगम काल में जो कुछ साहित्य की रचना हुई थी
वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी साहित्यों के लेखक कौन है और उस साहित्य जो है किस विषय पर आधारित है, तो हम इसके बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के इस ये दक्षिण भारत साहित्य है, इसमें दो चीज पढ़ना है, एक तो संगम काल के साहित्य के बारे में पढ़ना है, दूसरा ये जो तीन वंश है इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए चोल वंश की हम लोग जो है अभी वर्तमान में प्रारंभिक अवस्था पढ़ रहे हैं। प्रारंभिक अवस्था का मतलब ये हुआ कि हम चोल वंश की जो तीन संगम काल में 300 ईस्वी से लेकर के जो 300 ईस्वी तक का जो घटनाक्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। बाद में जब फिर से मध्यकाल में फिर से चोल वंश का सब जो है शासनकाल आ जाता है, जिसमें राजेंद्र चोल है ना, देखा था उसने श्रीलंका को विजित कर लिया था, तो ये सब बाद की घटना है, पूर्व मध्यकाल की घटना है। तो हम उसके बारे में फिर से वहां से डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर केवल 300 ईसा पूर्व से लेकर के, संगम युग का क्या मतलब है, ये 300 बीसी से लेकर के 300 ईस्वी, है ना, 300 ईस्वी, केवल इतने पीरियड के बीच की घटनाक्रम को हम देखेंगे। ठीक है, संगम युग के जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्रोत तो सम्राट अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख हैं। सम्राट अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख हैं, और इस शिलालेख में 4 पड़ोसी राज्यों का नाम दिया गया था, जिसमें था चेर, चोल, पांड्य के अलावा सतीय पुत्र, है ना। तो ये केरल के सारे वंश थे। इसमें सतीय पुत्र के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन ये 3 वंश के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर सतीय पुत्र को स्क्रैप करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, इस काल की जानकारी के दूसरे सोर्स जो हैं ये संगम साहित्य खुद है। संगम साहित्य खुद है जो अपनी जानकारी के स्रोत देते हैं, क्योंकि ये साहित्य अभी वर्तमान में मौजूद है। जैसे हमने वैदिक काल में पढ़ा था ना, वैदिक काल के स्रोत क्या है, वेद खुद है। तो ऐसे ही संगम काल के स्रोत ये खुद है। ठीक है, और दूसरा स्रोत है सम्राट अशोक के शिलालेख, जो दूसरे और 13वें शिलालेख है। ठीक है, ये जितने भी तमिलकम, इसी को संगम ग्रंथ कहा जाता है, ये तीनों तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी के दौरान लिखा गया था। और ये तीनों के तीनों जो संगम है, संगम यानी कि ग्रंथ, ये तमिलकम, ये प्रेम और युद्ध के विषय पर लिखे गए। ये तो या तो प्रेम काव्य है या सारे युद्ध के विषय पर, या युद्ध का वर्णन किया गया इसमें, है ना। इसमें वीर योद्धाओं की कहानी का वर्णन किया गया है इस कहानियों में। ठीक है, संगम का क्या मतलब होता है, संगम मतलब होता है तमिल कवियों का एक सभा, सभा को ही संगम कहा जाता है ना। संगम काल के 3 प्रमुख संगम यानी कि रचनाएं हैं, 3 संगम बुलाए गए थे, 3 सभा बुलाई गई थी। इसमें पहला जो संगम हुआ था ये मदुरई में बुलाई गई थी, है ना। दूसरी सभा जो है ये कपाटपुरम में बुलाई गई थी। तीसरा संगम भी मदुरई में ही बुलाया गया था। और इन तीनों संगम के ऋषि जो हैं अगस्त ऋषि थे, अगस्त ऋषि। हमने जितने अभी सम्राट अशोक के जीवन काल में जो हुआ था ना बौद्ध संगीति, हमने उसे भी ऐसे ही पढ़ा था ना। सारे बौद्ध संगीति, कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, उस समय राजा कौन थे, यही सब पढ़ा था ना। यहाँ भी सेम चीज है। पहला संगम कहाँ पर हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, अगस्त ऋषि। दूसरा संगम कपाटपुरम, अध्यक्ष अगस्त ऋषि। तीसरा संगम अध्यक्ष कपाटपुर, ये अगस्त ऋषि। तीनों संगम के जो है अध्यक्ष यही थे, अगस्त ऋषि। ठीक है, संगम, सारे इन तीनों संगम में तीनों जो सभा बुलाई गई थी, इन तीनों सभा में कुल मिला के जो है 2 प्रकार के ग्रंथ लिखे गए थे, है ना। पूरे के पूरे संगम ग्रंथों को 2 ग्रुप में विभाजित किया जाता है। किताब तो बहुत सारे लिखे गए, लेकिन पूरे किताब को 2 ग्रुप में बांटा गया है ना। एक को कहा जाता है कथात्मक, यानी कि एक स्टोरी बताता है, और दूसरा है नैरेटिव यानी कि उपदेशात्मक, है ना। पूरे संगम ग्रंथ को ये जो 3 सभा बुलाई गई थी, जैसे कि हमने देखा ना बुद्ध के जो 3 संगीतियां बुलाई गई थी उसमें भी बहुत सारी किताबों का संकलन किया गया था, जैसे कि अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे। तो ठीक ऐसे ही इन तीनों जो सभा बुलाई गई थी, इन तीनों सभा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे। उन तीनों सारे ग्रंथों को 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। एक तो पहला है कथात्मक, जो स्टोरी के वे में कहानी सुनाता है, और दूसरा ग्रंथ है उपदेशात्मक, जिसमें उपदेश दिया गया है जनता को, है ना। पहला जो टाइप है, टाइप 1, जिसे कथात्मक कहा जाता है, इस कथात्मक ग्रंथों को मेल कनक्कू कहा जाता है।
तमिल भाषा में मेल कनक्कू कहा जाता है। कथात्मक ग्रंथों को मेल कनक्कू कहा जाता है। और मेल कनक्कू का जो मीनिंग होता है ये होता है 18 प्रमुख रचनाएं। यानी कि ये जो मेल कनक्कू है इसमें 18 प्रकार की प्रमुख रचनाओं का ये संग्रह है मेल कनक्कू। ठीक है, इसमें 18 में से एक जो है जिसे 8 लंबी कविताओं का संग्रह है, इसे कहा जाता है एट्टू थोगई। ये 8 लंबी कविताओं का संग्रह है। और दूसरा है पुट्टू पुट्टू, ये 10 छोटी कहानियों का संग्रह है। ठीक है, तो ये कथात्मक ग्रंथ है जिसे मेल कनक्कू कहा जाता है। मेल कनक्कू के भी 2 कैटेगरी हैं, लंबी कहानियां और छोटी कहानियां, है ना। लंबी कहानियों में 8 कैटेगरी है और छोटी कहानियों में 10 कैटेगरी है। तो ये इसका जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे यदि बढ़िया से याद नहीं रखोगे तो फिर ये याद नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो कथात्मक ग्रंथ है, इस कथात्मक ग्रंथों को वीरतापूर्ण काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी जो उस समय के संगम काल के जो वीर योद्धा सब थे उसकी साहसपूर्ण कृतियों का वर्णन किया गया है। किसी भी युद्ध में यदि उसने साहसिक पूर्व कोई काम किया है तो उन सभी चीजों की घटनाएं दी गई है इसमें नायकों और युद्धकों की, है ना, महिमा मंडन किया गया वीरतापूर्वक काव्य में। तो उस समय समाज में ये प्रथा चली जा रही थी, वो केवल दक्षिण भारत में ही नहीं था, उत्तर भारत में भी जो है वीर योद्धाओं को पुरस्कृत करने के लिए, उसे मान सम्मान देने के लिए, जो है उसे महिमा मंडित करने के लिए समाज में लोक गीतों में, जैसे हमारे यहाँ लोक गीत गाया जाता था, जैसे वर्तमान में अल्लाह और उदल गाया जाता है ना। तो अल्लाह उदल कौन थे, है ना, ये मध्य प्रदेश के एक राजा के सैनिक थे, योद्धा थे, सेनापति। तो उसके सम्मान में गाया जाता था। वो जिस रास्ते से गुजरते थे उस समय लोग उसके सम्मान में अल्लाह उदल गाया जाता था, है ना। तो ऐसे ही दक्षिण भारत में भी इस तरह की किताबें लिखी गई थी। और उस काल में जो वो जिस रास्ते से गुजरता था या फिर जब भी राज दरबार में होता था तो उसके कवियों के द्वारा इसका गायन किया जाता था उसके सम्मान में, या फिर कविताएं लिखी जाती थी। दूसरा ग्रंथ जो है इसे उपदेशात्मक ग्रंथ कहा जाता है। तमिल साहित्य का जो दूसरा ग्रंथ है उसे उपदेशात्मक ग्रंथ कहा जाता है ना। उपदेशात्मक ग्रंथों को कील कनक्कू कहा जाता है। कथात्मक ग्रंथों को हमने देखा था मेल कनक्कू, और इसको कहा जाता है कील कनक्कू। ये भी 18 प्रमुख रचनाएं हैं और यहाँ भी 18 रचनाएं हैं, है ना। यहाँ 18 बड़े कहानियां कही जाती है और 18 लघु यहाँ पर है कील कनक्कू में। इस 18 लघु कहानियां को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें एक है तिरुकुरल और दूसरा है नालडियार। है तो 18, लेकिन 18 की लंबी सूची आपको याद नहीं रखनी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस 18 में केवल 2 ही आपको याद रखना है, एक तो तिरुकुरल है और दूसरा नलडियार। ठीक है, इनका नाम आप याद रखना है। इन संगम साहित्य, ये तो संगम साहित्य थे जो 3 सभा आयोजित की गई थी ना, 3 संगम बुलाया गया था, उसमें इसका संकलन किया गया था अगस्त ऋषि के सामने, उसकी अध्यक्षता में। इन संगम साहित्यों के अलावा जैसे हमने देखा ना कि 3 बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, तीनों बौद्ध संगीति में 3 पिटक यानी कि त्रिपिटक की रचना की गई थी, अभिधम पिटक, है ना, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। उन 3 पिटक के अलावे भी तो बौद्ध ग्रंथ है ना, जैसे कि जातक है, उसके अलावे भी और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी है, इन संगम ग्रंथों के अलावे भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। जैसे कि पहला है हमारा शिलप्पाधिकारम, ये पूरे संगम साहित्य का निचोड़ है शिलप्पाधिकारम। इसके लेखक हैं इलंगो अदिगल। पूरे तमिल साहित्य का सबसे बड़ा यदि कवि है कोई तो वो इलंगो अडिगल है। और यदि साहित्य की बात करें तो इसे शिलप्पाधिकारम कहा जाता है। इसमें कोवलन और कन्नगी ये 2 नाम है, पुरुष और महिला है ये, तो इन दोनों के प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है इसकी, है ना। कोवलन, कन्नगी और माधवी, ये 3 इसमें ये हैं, इसके एक्टर हैं, है ना। तो शिलप्पाधिकारम में इन तीनों के प्रेम प्रसंगों की जो है त्रिकोणीय प्रेम की ये यहाँ पर चर्चा की गई है। उसके कवि है इलंगो एडिगल। ठीक है, इसे दक्षिण का कालिदास भी कहा जाता है इलंगो एडिगल का। ठीक है, तो ये हमारा पहला ग्रंथ था संगम साहित्य के अन्य साहित्य में शिलप्पाधिकारम। दूसरा है मणि मेखलाई, ये दूसरे ग्रंथ हैं और इसके लेखक हैं सिलाई सतनार। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है मणि मेखलाई, ये भी एक प्रेम काव्य है। ठीक है, तीसरा है तुलक्का प्रियर, ये द्वितीय संगम में इसकी रचना की गई थी। और तीसरा ग्रंथ है तिरुकुरल, इसके लेखक हैं संत तिरुवल्लुवर, इसे तमिल रामायण भी कहा जाता है। ठीक है,
तिरुकुरल ये तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब हमने साहित्य को देख लिया। हमने कहा था कि पूरे संगम साहित्य में दो चीज पढ़ने हैं, एक तो संगम साहित्य के बारे में पढ़ना है संगम काल की, और दूसरा संगम काल के जो प्रमुख राजा थे, क्योंकि संगम साहित्य में जितने सारी चीजों का वर्णन किया गया है वो इन तीनों चारों वंशों के बारे में ही किया गया है, और इन्हीं सारे वंशों के संरक्षण में वो सारी सभा बुलाई गई थी। तो हमें इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है हमारा चोल साम्राज्य, है ना। चोल साम्राज्य, इसकी राजधानी थी कावेरी पत्तनम, उस समय इसे पुहार कहा जाता था। और दूसरा राजधानी था, इसकी राजधानी थी उरैयूर, है ना। तो उस समय पुहार और उरैयूर कहा जाता था, वर्तमान में इसे दोनों को सम्मिलित रूप से कावेरी पत्तनम कहा जाता है। उरैयूर इस समय कपास व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, है ना। संगम काल में यहाँ पर कपास का उत्पादन होता था, उसका व्यापार किया जाता था। इसका जो सीमा था ये पांड्य क्षेत्र से लेकर उत्तर पूर्व यानी कि पेन्नार नदी से लेकर के वेल्लार नदी, आप ज्योग्राफी का मैप देखिएगा, पेन्नार नदी और वेल्लार नदियों के बीच में इसका जो है सीमा था। इसका जो क्षेत्र है ये इन दोनों नदियों के बीच इसकी सीमा थी, इन्हीं दोनों के बीच की इसने शासन किया था। इसका प्रतीक चिन्ह बाघ था, और इसके जो पहले शासक थे वो थे कारिकल, सबसे महान शासक थे। तो कारिकाल जो है ये चोल वंश से संबंधित है। तो कुल मिला के यही चार चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में जो है चोल साम्राज्य में केवल यही चार चीज आपको याद रखने हैं, ठीक है। इन चार चीजों के ज्यादा जो है इससे पहले, जैसे कि पांड्य साम्राज्य है, इसके संस्थापक कौन है, ये सब ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पता भी नहीं है 300 ईसा पूर्व इसके संस्थापक कौन थे, ये सब ज्यादा इस समय पता नहीं है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई थी। इस समय मदुरई व्यापार और उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। इसकी जो क्षेत्र थी ये प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग था। वर्तमान तमिलनाडु का जो सबसे सुदूर वाला भाग है ना, जो कन्याकुमारी के इलाके में पड़ता है, वो यहाँ पर इसकी थी। इसका प्रतीक चिन्ह कार्प यानी कि एक मछली थी। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था वो था नेंदुलजेलियन। नेंदुजेलियन ये पांड्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इस वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक था चेर साम्राज्य। इस वंश की राजधानी जो थी वंजी, जो वर्तमान मालाबार तट पर स्थित है। मालाबार जो केरल के जो इलाके हैं, यहाँ पर इस वंश का शासन था। ये इसका क्षेत्र था। पांड्य के पश्चिम और उत्तर में इसका शासन था, और इसका प्रतीक चिन्ह धनुष और बाण था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था वो सेनुगुट्टवन था, ठीक है। तो चेर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक सेनुगुट्टवन, ठीक है। अब हमने इसके बारे में जो है थोड़ी कुछ वंशावली देख ली है। अब इसके प्रशासन के बारे में थोड़ा कुछ देखने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रशासन कैसा था। चेर साम्राज्य जो है पूरा का पूरा संगम साम्राज्य मंडलम में विभाजित था। मंडलम वर्तमान जो मंडल के समान, जिसे कमिश्नरिएट कहा जाता है, जो जिला से ऊपर वाला इलाका होता है, उसमें था। मंडलम नाडु में बटा हुआ था। हमारे जिले को उस समय नाडु कहा जाता था, दक्षिण में इसे जिले कहा जाता था। फिर ये ब्लॉक यानी कि उड़ में विभाजित था। उड़ सिरूर में विभाजित था, और सिरूर पेरूर में विभाजित था। पेरूर इस समय के गांव को कहा जाता था। दक्षिण में गांव को पेरूर कहा जाता था, ठीक है। इस समय राजा को 3 नाम दिया गया था, मन्नान, वेंडन अथवा कोडावन या फिर इराइवन। राजा को दक्षिण में ये 4 नाम दिए गए थे। तो आपसे ये शब्दावली पूछे जा सकते हैं कि ये 4 नाम किसे दिए गए थे। इस समय के जो अधिकारी वर्ग थे, अमीचर यानी कि मंत्री कहा जाता था। पुजारी को इस समय अंथार कहा जाता था। दूत को दुतार कहा जाता था। सेनापतियार ये सैन्य कमांडर यानी फिर सेनापति को ये सेनापतियार कहा जाता था। और संगम काल में जासूस को ओरार कहा जाता था। तो ये सब महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, इसके आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। संगम को युग की जो अर्थव्यवस्था है, बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ आयात निर्यात की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में देख लीजिए। इस समय जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थी, जो चीजें भारत से बाहर भेजी जाती थी, वो थी मसलिन, कांच की मोती, चंदन, इत्र, काली मिर्च, कछुए, है ना। बहुत सारी दवाइयां, मेडिसिन भी भेजी जाती थी उस समय। जो आयुर्वेद की चीजें होती थी वो भी भेजी जाती थी। आयात करने वाली चीजों में था सोना, चांदी, मूंगे, शराब, जैतून के तेल और सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट। उस समय दक्षिण एशिया से और रोमन साम्राज्य वगैरह से मंगवाए जाते थे। इस समय जो है भूमि 5 प्रकार की थी इस समय, जिसे एक प्रकार की कुरिंजी, मुल्लई, मरुदम, नेइडल और पेलई। ये भूमि के टाइप आप नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे कि ये जो 4 नाम है, या फिर कुरिंजी मतलब क्या होता है,
संगम साहित्य में कुरिंजी का क्या मतलब है? तो कुरिंजी भूमि का एक प्रकार है, मुल्लई भूमि का एक प्रकार है, मरुदम भूमि का एक प्रकार है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। संगम युगीन समाज, समाज इस समय जैसे भारत में था ना, उत्तर भारत में 4 वर्गों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर था ब्राह्मण वर्ग, फिर नीचे क्षत्रिय, फिर नीचे वैश्य, फिर शूद्र। यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर एक था अरासार, जिसे शासक वर्ग कहा जाता था। दूसरा था कडासियार, जिसे सबसे निम्न वर्ग कहा जाता था। अनथानार यानी कि पुजारियों को कहा जाता था। वनीगर, ये व्यापारियों से जुड़ा हुआ था। और बेल्लार, ये कृषकों को कहा जाता था। तो इस यहाँ का समाज आप देख रहे हो ना, कुल मिला के 5 वर्गों में विभाजित था। जबकि उत्तर भारत का समाज 4 वर्गों में विभाजित था, यहाँ पर 5 भागों में विभाजित है। ठीक है, इस काल में महिलाओं को काफी सम्मान दिया जाता था। बहुत सारी इस समय की जो है विदुषी महिलाओं का नाम दिया गया, जैसे कि अवैयार, नच्चेलैयार और ये कक्काई पदिनियार जैसी कुछ विदुषी महिलाएं थी, जो संगम साहित्य की काफी प्रसिद्ध महिलाएं थी, जिन्होंने काफी ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, इस युग के धर्म, इस युग के धर्म की सबसे खासियत ये है कि ये सब मुरुगन स्वामी को विष्णु का अवतार मानते थे और इस काल के सबसे प्रमुख देवता हुआ करते थे। ठीक है, और जितने सारी भूमि दी गई है, उन सभी भूमियों के अलग अलग देवता होते थे। जैसे कि उत्तर में क्या होता था कि भूमि को उर्वरता की देवी माना जाता था, एक देवी माना जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या था, जितने प्रकार के 5 प्रकार की भूमि है ना, तो सभी प्रकार के भूमियों के एक अलग देवता थे। जंगलों के भूमि के देवता अलग हो गए, जैसे कि मरुगन, ये जंगलों जंगलों के भूमि के देवता हो गए। रेगिस्तानी भूमि, तो केरल में रेगिस्तान भी तो है ना, वहां पर जो पश्चिमी तट वाला जो इलाका है, जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ एक छोटा सा रेगिस्तान भी है, तो उसकी भूमि अलग ही थी, जिसे मुरिंजी कहा जाता था। ठीक है, कुरिंजी। तो अलग अलग भूमियों के उससे देवता उसी से संबंधित हुआ करते थे। ठीक है, तो इस काल की ये धर्म की विशेषता थी। तो कुल मिला के हमारा आज ने कुल मिला के 7 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रारंभ से लेकर के गुप्तोत्तर काल में। सबसे पहले हमने देखा था, पहला हमारा जो चैप्टर था वो था वर्धन वंश। वर्धन वंश के बाद हमने देखा था मौखरी वंश। उसके बाद हमने देखा वकाटक वंश। वकाटक वंश के बाद आपने देखा चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के बाद आपने देखा चोल वंश, फिर चेर वंश, फिर पांड्य वंश। तो कुल मिला के ये 7 चैप्टर जो हमने आज पढ़ा। इसके अलावा जो संगम साहित्य था, हमने ये भी डिस्कशन किया। ठीक है, तो ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कल से हम लोग जो है मध्यकालीन भारत पढ़ने की कोशिश करेंगे। मध्यकालीन भारत में हम शुरुआत के 1-2 दिन जो है पूर्व मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है ना। जैसे कि मध्यकाल जो है इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है ना। एक है पूर्व मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल ये 700 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का काल है। और दूसरा है मध्यकाल, है ना। ये 1200 ईस्वी से लेकर के और अंग्रेजों के आगमन तक, है ना, पलासी युद्ध कह सकते हो, यहां तक मध्यकाल। उसके बाद फिर आधुनिक काल। तो कल हम लोग जो है इसी के बारे में पहले यहां से शुरू करेंगे, मध्यकाल से, है ना, पूर्व मध्यकाल से। और अगले दिन फिर हम यहाँ पढ़ते जाएंगे। तो हो सकता है अगला पूरा का पूरा हफ्ता हमें ये मध्यकाल पढ़ने में लग जाए, क्योंकि इस काल में काफी लंबे लंबे चैप्टर हैं। जैसे कि एक दिन तो पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य होगा, दूसरा दिन हम यदि पढ़ेंगे सल्तनत काल के बारे में, तो पूरी एक दिन सल्तनत काल, फिर पूरा का पूरा एक दिन भक्ति आंदोलन, फिर पूरा का पूरा एक दिन आपको लगेगा वो पढ़ने में, मुगल काल पढ़ने में लगेगा, है ना। तो इस तरह से आप देखोगे कि पूरा एक हफ्ता फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कल के सेशन में फिर से मिलते हैं। तभी तक सभी को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।